हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन से जुड़े समझौते का जिक्र करते हुए ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भारत को लेकर बड़ी बात कह दी है, जहां पर कहा है कि ये था भारत का चालाक कदम। जी हाँ दोस्तों, चाइना को लेकर भारत के लिए ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने बड़ी बात कही है। दोस्तों बताएंगे आखिर चाइना के खिलाफ भारत का वो कौन सा चालाक कदम था। दोस्तों किसके बारे में ऑस्ट्रेलियाई पीएम बात कर रहे हैं, इसकी बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपको देने वाले हैं दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर उइगरों के दमन को लेकर चीन पर सख्त हुआ अमेरिका अब उठाने जा रहा है ये बड़ा कदम। बताएं तो उठा लिया है ये कदम। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर अब अमेरिका ने कौन सा बड़ा एक्शन लिया है चाइना के खिलाफ। साथ ही आगे आपको बताएंगे जहां पर अब फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमान भारत के बाद खरीद रहा है ये देश। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे भारत के बाद कौन सा ये देश है दोस्तों जो 80 राफेल विमान को खरीद रहा है। दोस्तों फ्रांस से बताएंगे आपको बड़ी खबर आगे बताएंगे, जहां पर पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर श्रीलंकाई शख्स को पीट पीट कर मार डाला दोस्तों, और लाश को सरेआम जलाया गया है। बताएंगे इस निंदा को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आगे आपको बताएंगे मोदी सरकार के इन 2 बिलों को मुकेश अंबानी का समर्थन, कहा हम सही रास्ते पर है। बताएंगे दोस्तों खुद मुकेश अंबानी ने मोदी जी के इन कौन से 2 बिलों का समर्थन किया है, इसकी बड़ी जानकारी अब आपको हम देने वाले हैं। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया है नरेंद्र मोदी जी और मनमोहन सिंह में कौन बेहतर प्रधानमंत्री है, इसका जवाब इन्होंने दिया है। दोस्तों बताएंगे आखिर क्या कहा इन्होंने, और आपको बताएंगे जहां ट्रेन में कब से मिलेगी सीनियर सिटीजन के किराए में छूट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इसकी पूरी जानकारी दी है। दोस्तों आपको भी हम शेयर करने वाले हैं ये खबर, और अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं दोस्तों तो आपके लिए बड़ी खबर है, जहां रात के 10 बजे के बाद क्या टीटी आपका टिकट चेक कर सकता है नहीं, क्या नए नियम है दोस्तों टीटी को लेकर, टिकट चेकिंग को लेकर। दोस्तों सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से जुड़े समझौते का जिक्र करते हुए आखिर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा कि ये था भारत का चालाक कदम, आज इसकी बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। जहां पर चीन की गलत व्यापारिक नीति और उसके मनमाने रवैये के चलते कई देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया ने चीन की साजिशों का एक बार फिर पर्दाफाश किया है। ऑस्ट्रेलिया पीएम के विशेष प्रतिनिधि और पूर्व पीएम टोनी एबॉट ने कहा कि चीन व्यापार का शस्त्रीकरण कर रहा है और उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर डाली हैं जिससे उसे एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में नहीं देखा जा सकता। आपको बता दें टोनी एबॉट ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने एक बहुत ही अलग चीन को देखा है। जो चीन हम लोग देख रहे हैं वो लोगों की पीठ पर छुरा घोंप रहा है। दोस्तों यही कारण है कि चीन ने मनमाने ढंग से ऑस्ट्रेलिया के साथ $20 बिलियन के व्यापार को रद्द कर दिया। आपको बता दें जो असली बात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के विशेष प्रतिनिधि ने कहा कि कई देशों के साथ चीन के व्यापारिक विवाद के चलते भारत एक विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आया है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार से दूर रहना भारत का एक चालाक कदम था, जिससे चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया गया है। यानी कि दोस्तों टोनी एबॉट का कहना है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसके पास वो सब कुछ है तो जो दुनिया को चाहिए, और वो आर्थिक रूप से टेक ऑफ करने की दहलीज पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम भारत के साथ एक प्रारंभिक फसल व्यापार समझौता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया की बेहतरी के लिए होगा। यानी कि दोस्तों क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से दूर रहना भारत का चालाक कदम ऑस्ट्रेलिया द्वारा बताया गया है। चाइना को लेकर क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने हमेशा से आत्मनिर्भरता दिखाया है दोस्तों और चाइना पर कभी भी डिपेंड नहीं रहा है और चाइना के पड़ोसी देशों की तरह, तो आप भी ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमें भारतीय होने पर गर्व है और हम आत्मनिर्भर है और हमारा भारत आत्मनिर्भर है। कहना कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां उइगरों के दमन को लेकर चीन पर सख्त हुआ अमेरिका, शिनजियांग में बनने वाले प्रोडक्ट होंगे बैन। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, चीन के शिनजियांग क्षेत्र में जबरन श्रम को लेकर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य अगले सप्ताह इस बिल पर मतदान करने को तैयार हैं और ये जानकारी बिल के प्रायोजक जिम मैक गवर्नर ने दी है दोस्तों। और इस बिल के पारित हो जाने से शिनजियांग से मैन्युफैक्चर हुए सामान पर रोक लगाई जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सरकार ने उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए डिटेंशन कैंप्स बनाए हुए हैं दोस्तों। मैक गवर्नर ने बताया कि अगला सप्ताह मानवाधिकारों के लिए महत्वपूर्ण सप्ताह रहने वाला है और हमें लगता है कि कुछ चीनी कानून को स्थानांतरित करना महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अमेरिका ने दोस्तों शिनजियांग में बनने वाले सारे प्रोडक्टों पर बैन लगा दिया है। ऐसे में अमेरिका के फैसले का समर्थन करते हैं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा अब यूएई। खाड़ी देशों में कतर की बादशाहत को मिलेगी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, भारत, मिस्र, क्रोएशिया और ग्रीस के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद रहा है और इन 80 राफेल लड़ाकू विमानों की लागत 16 अरब यूरो बताई जा रही है। फ्रांस ने इस डील की पुष्टि की है दोस्तों, तो वहीं यूएई ने भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। कतर पहले से ही 24 राफेल लड़ाकू विमानों को ऑपरेट कर रहा है। कतर का यूएई और सऊदी अरब के साथ सामान्य संबंध नहीं है और ऐसे में यूएई की हवाई ताकत से कतर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं दोस्तों। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने इसे निर्यात के लिए सबसे बड़ा हथियार सौदा बताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खाड़ी देशों के 2 दिवसीय दौरे के पहले चरण में अमीरात पहुंचे हैं दोस्तों। ऐसे में भारत के बाद यूएई का ये बड़ा राफेल को लेकर ऑर्डर देना दोस्तों बहुत बड़ी खुन्नस को दर्शाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर श्रीलंकाई शख्स को पीट पीट कर हत्या कर दी गई है दोस्तों। लाश को सरेआम जला दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सियालकोट में इस्लाम का अपमान करने के आरोप में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक श्रीलंकाई व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला। और इतना ही नहीं, इन धर्मार्थों ने सरेआम श्रीलंकाई व्यक्ति की लाश में आग भी लगा डाली। और घटना के बाद बढ़ते तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने उस इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर डाला है दोस्तों। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद खूब सारा खुन्नस निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मानवता पर बहुत बड़ा कलंक है दोस्तों। जिस प्रकार से एक श्रीलंकाई नागरिकों को सिर्फ उसकी छोटी सी गलती के लिए मार डाला है दोस्तों, इसके बजाय वो उसको समझा भी सकते थे, उसको शिक्षा भी दे सकते हैं दोस्तों, और पहली गलती के लिए उसको माफ भी किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और भीड़ ने मिल करके मार डाला दोस्तों। ऐसे मगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तानी जनताओं का दिमाग फिर गया है दोस्तों। इमरान खान की तरह ही तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा, इस पर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान में रची जा रही है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत रूस संबंध को लेकर खबर, 6 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आएंगे व्लादिमीर पुतिन। और जो बड़ी खबर है इससे जुड़ी, जहां बड़े हथियारों का सौदे पर होने वाला है हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे लेटेस्ट खबर आ रही है, जहां पर पुतिन के आने के बाद हथियारों के सौदे पर हस्ताक्षर होंगे दोस्तों। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ऐसा माना जाता है कि मॉस्को नई दिल्ली की रणनीतिक विचारधारा को समझता है और भारत को हर हाल में अपना मित्र मानता है। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के रिसर्च एनालिस्ट आर विग्रेश के मुताबिक इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे और साथ ही इस यात्रा से भारत रूस के संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो इस रूसी राष्ट्रपति के आने को लेकर है दोस्तों, वो है बैठक में भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी दोस्तों, और बड़े हथियार पर सौदे पर होंगे हस्ताक्षर। ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया पुतिन को कहना मत भूलिएगा दोस्तों। आपने कल बेशक कहा हो, आज भी कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत की अफगानिस्तान को बड़ी मदद, वाघा बॉर्डर से तोड़ खम जाएगा 50,000 टन गेहूं और दवाइयां। पाकिस्तान ने ले लिया है इसको लेकर अब फैसला। आपको बता दें, भारत ने संकट ग्रस्त अफगानिस्तान को मानवीय मदद के तौर पर 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। आप सभी जानते ही होंगे, बीते दिनों पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि
कि वो अपवाद के आधार पर ये मदद अपने देश से होकर ले जाने की मंजूरी देगा। दोनों देशों में इस मदद को ले जाने के तरीके को लेकर विवाद भी देखने को मिला था और गुरुवार को इसे लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के इस फैसले को लागू करने के लिए फैसला किया गया है कि हम भारत की ओर से दी जाने वाली इस मदद को वाघा बॉर्डर से तोड़खम तक ले जाने के लिए अफगान ट्रकों का इस्तेमाल करने की मंजूरी देंगे। गुरुवार को भारत ने कहा था कि इसे लेकर पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि पहले पाकिस्तान ने इस मदद को लेकर मना कर दिया था भारत को दोस्तों, लेकिन अब की जो ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारत मानवता के सपोर्ट में हमेशा आगे रहता है दोस्तों, उन्होंने पूरी कोशिश की भारत ने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी इन बातों को लेकर गए और कहीं ना कहीं अब ये चांस बन रहा है पाकिस्तान मानता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों क्या लगता है आपको भारत के दृढ़ निश्चय को लेकर, आपकी क्या राय सुझाव होगी कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर जहां इमरान सरकार के खिलाफ विद्रोह, पाकिस्तानी दूतावास ने कहा कि नहीं मिल रही हमको सैलरी, स्कूलों ने बच्चों को भी निकाल डाला है। जी हाँ दोस्तों, और कब तक हम बिना सैलरी के काम करेंगे बता दे। इमरान खान की घोर बेइज्जती, और वैसे इमरान खान डूबा हुआ है दोस्तों, और ऊपर से खुद उनके डिप्लोमेट्स भी ये बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं दोस्तों, और इमरान खान की बड़ी बड़ी जुबानों को दोस्तों छोटी कर दिया है इन लोगों ने। बता दे दिवालिया घोषित होने के कगार पर पहुंचे पाकिस्तान में भीषण बवाल मच गया और इमरान खान सरकार के खिलाफ पाकिस्तानी दूतावास ने ही मोर्चा खोल डाला है, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कंगाली के चर्चे हो रहे हैं दोस्तों। सर्बिया स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने कहा है कि अधिकारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल ने बाहर निकाल डाला है। सर्बिया स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने इमरान खान सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल डाला है दोस्तों। ऐसे में इमरान खान की घोर बेइज्जती कर दी। और आपको बता दें दोस्तों, इसके जवाब में इमरान खान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है कि हमारी गलती नहीं है, हमारे अकाउंट ही हैक हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको भी उनके इस जवाब से हंसी आएगी दोस्तों, क्योंकि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इमरान खान और इमरान खान की सरकार झूठ पर झूठ, और झूठ भी ऐसे बोलती है दोस्तों कि लोग समझ जाते हैं कि ये झूठ नहीं बल्कि बहुत बड़ा छलावा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर नेपाल से खबर आ रही है। अब नजर नेपाली कांग्रेस का अधिवेशन पर, देवबा की ताकत का होगा अब इम्तिहान। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी UML के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद अब देश का ध्यान सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन पर टिक गया है दोस्तों। नेपाली कांग्रेस का 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन 10 से 12 दिसंबर तक काठमांडू में होगा, और अभी नेपाली कांग्रेस में राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव चल रहा है। अब 61 जिलों से प्रतिनिधियों के लिए हुए चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अब दुश्मनों की खैर नहीं। नौसेना प्रमुख ने कहा कि 10 साल का रोड मैप तैयार है, भारत के पास जल्द होंगी स्वदेशी मानव रहित प्रणालियां। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी कि कल दोस्तों शुक्रवार को नेवी के नए प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने प्रेस वार्ता की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के पास जल्द ही हवा और पानी के अंदर चलने वाली स्वदेशी मानव रहित प्रणालियां होंगी, और इसके लिए 10 साल का रोड मैप तैयार हो चुका है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ी बातें और बड़े राज खोले हैं दोस्तों, और भारतीय सेनाओं की मजबूती का जिक्र किया। और ऐसे में आज के दिन भारतीय नौसेना दिवस है दोस्तों, इसके लिए आप सभी को भारतीय नौसेना दिवस की बहुत बहुत बधाई, और आप भी अपने भारतीय नौसेनाओं को नौसेना दिवस की बधाई अवश्य दीजिएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से। चलते अगली खबर की तरफ, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां यूरोपीय संघ बोला कि आतंकवाद को लेकर सिर्फ भारत ही चिंतित नहीं है, हम भी कर रहे हैं इसको लेकर चिंता। अफगानिस्तान पर यूरोपीय संघ के विशेष दूत टॉमस निकलसन ने ये बात कही है दोस्तों। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर भारत 6 दिसंबर को बांग्लादेश के साथ मनाएगा मैत्री दिवस, विदेश मंत्रालय ने दी है इसको लेकर बड़ी जानकारी। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत 6 दिसंबर को बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा दोस्तों, और इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि सन 1971 में इसी दिन नई दिल्ली ने ढाका को मान्यता दिलाई थी। जी हाँ दोस्तों, बोले तो मान्यता दी थी। चलते अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान हमले में ईरान के कम से कम
कम 9 सैनिकों की मौत हुई है दोस्तों, जिसमें 3 चेक पोस्टों पर भी कब्जे का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें तालिबान ईरान के बीच निमरोज प्रांत के पास भीषण संघर्ष हुआ है और तालिबानी प्रशासन का यह दावा है कि इस खूनी संघर्ष में कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि ईरान की ओर से अफगानिस्तान ईरान सीमा पर ईंधन की तस्करी का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद तालिबान और ईरान की सेना के बीच संघर्ष शुरू हो गया और ये लड़ाई बुधवार को दिन में शुरू हुई और शाम तक जारी रही। बात करें अगली खबर की ओर, जहां पर ताइवान पर आखिर भारत की क्या है पॉलिसी, मोदी सरकार ने दी है इसकी खुली जानकारी। बता दें ताइवान पर भारत की पॉलिसी को लेकर मोदी सरकार ने अपनी बात रख दी है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने मामले को लेकर कहा है कि ताइवान को लेकर भारत की नीति स्पष्ट और सुसंगत है। ये व्यापार, निवेश और पर्यटन क्षेत्रों में बातचीत को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यानी कि दोस्तों मुरलीधरन ने आगे बताया कि ताइवान और भारत के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच व्यापार और लोगों से लोगों के बीच का संबंध है और ऐसे में ये साफ भारत दर्शाता है। इस बात को लेकर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ताइवान को प्रॉपर एक कंट्री मानते हैं और हमें किसी से डर नहीं। यानी कि चाइना जिस प्रकार से अमेरिका तक को धमकी देता है दोस्तों, भारत उसका पड़ोसी होकर के भी अपनी खुली बात को सामने प्रकट करता है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर सीएम पेमा खांडू ने बताया कि निर्माण उनकी तरफ से ही हो रहा है। हमारे भारत का अरुणाचल में चीन का कोई गांव नहीं है। जी हां दोस्तों, चीन की तरफ से सीमा पर कुछ निर्माण किए जाने संबंधी हालिया रिपोर्टों पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कोई गांव नहीं बसाया है, बल्कि वो अपने ही देश के अंदर गांव को बसा रहा है या फिर जो भी कुछ कर रहा है दोस्तों, लेकिन हमारे अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने एक कदम तक नहीं रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जहां पर ओमिक्रॉन का खौफ को लेकर बड़ी खबर, जहां 4 राज्यों में विदेश से आए 30 यात्री कोविड-19 पॉजिटिव। लखनऊ में 125 यात्री एयरपोर्ट से ही हो गए लापता। बता दे आपको दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं दोस्तों, और ओमिक्रॉन ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी। और इसी बीच उच्च खतरे वाले देशों से आए करीब 30 यात्री कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं और कुल 4 राज्यों में ये 30 यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। और इन यात्रियों के स्क्वैब के नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त लैबों में आगे की जाने के लिए भेज दिए गए हैं दोस्तों। इस जांच से पता चलेगा कि इनमें से कोई यात्री कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित है या फिर नहीं। लेकिन इसको लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 9 यात्री ऐसे हैं। अगर कुल की बात करें दोस्तों तो 125 यात्री एयरपोर्ट से लापता मिले हैं अब तक। बड़ी खबर दोस्तों भारत से आ रही है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं ये लोग दूसरे की जान को ही खतरा पहुंचा रहे भाग कर, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा और सरकार को क्या बड़े कदम उठाने चाहिए दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर डोमेस्टिक खबर की बात करें, जहां पर मोदी सरकार के इन 2 बिलों को मुकेश अंबानी का समर्थन, कहा हम सही रास्ते पर हैं। दरअसल अरबपति मुकेश अंबानी ने केंद्र सरकार के डेटा प्राइवेसी और क्रिप्टो करेंसी बिल का समर्थन किया है। मुकेश अंबानी के मुताबिक भारत आगे की नीतियों और नियमों को लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सही रास्ते पर हैं। मुकेश अंबानी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार छोटे निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर संसद में एक नया विधेयक लाने के मूड में है। ऐसे में दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि सरकार निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का इरादा रखती है और ऐसे में मोदी सरकार के दोनों बिलों पर मुकेश अंबानी ने समर्थन जताया। इस पर आपकी क्या राय होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा। और आप सभी से सवाल है दोस्तों, देखते हैं हमारी भारत की जनता कितनी अवेयर रहती है। आखिर दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ने लुंगी और जालीदार टोपी वाले गुंडों से निजात दिलाई है। जी हां दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे और जालीदार टोपी लगाए बंदूक गोली लिए व्यापारियों को डराने का काम करते थे। आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जे की शिकायत करने भी नहीं देते थे, शिकायत पर धमकी देते थे। और ऐसे लोगों से भाजपा ने निजात दिलाई है और आने वाले चुनाव में ये सब कुछ याद रखना है। क्या आप दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य की इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों?
दोस्तों क्या पहले ऐसे सच में हुआ करता था और क्या अब सही है सारी चीजें? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप भारत के जनता है दोस्तों और आपकी जो बातें होंगी वो जमीन से जुड़ी होंगी दोस्तों, तो कहना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया इस सवाल का जवाब, नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह में कौन बेहतर प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि सिंधिया ने जवाब में कहा कि मेरा मानना है कि दोनों के बीच तुलना करना बेहद मुश्किल है, दोनों नेताओं के बीच जमीन आसमान का अंतर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र मोदी सरकार के हाई प्रोफाइल मंत्रियों में से एक और वो बीजेपी में आने वाले मंत्री हैं दोस्तों, जो पहले कांग्रेस में रह चुके। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया है कि मोदी जी को परिणाम पसंद करने वाला एक गतिशील नेता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में बड़ी बात, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि नरेंद्र मोदी जी और मनमोहन सिंह में कौन बेहतर प्रधानमंत्री आपको लगा, तो क्या जवाब देंगे आप लोग दोस्तों? बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अटल जी की जयंती पर 200 एसी इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा देगी योगी सरकार। अब आपको बता दें आखिर किन किन शहरों में चलेंगी दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। 25 दिसंबर से प्रदेश के 6 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी में 200 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है दोस्तों। और आपको बता दें कि इन बसों का किराया न्यूनतम 5 से लेकर 37 रुपए तक होने वाला है। ऐसे में योगी जी के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं? बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की, जहां पर सरकारी मदरसे पर कब्जा करने का आजम खान पर लगा आरोप। यूपी मदरसा बोर्ड चीफ ने कहा कराएंगे इसको लेकर एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर ट्रेन में कब से मिलेगी सीनियर सिटीजन को किराए में छूट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दी है इसकी पूरी जानकारी। आपको बता दें दोस्तों कि संसद में शुक्रवार को एक सवाल आया, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा गया कि क्यों रेलवे ने सभी कैटेगरी में ट्रेन टिकट पर छूट को बंद कर दिया है, इसके पीछे का क्या कारण है, सरकारी से फिर शुरू करने पर फैसला कब करेगी। इस पर रेल मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते 20 मार्च 2020 को सभी कैटेगरी पर मिलने वाले किराए की छूट को बंद कर दिया गया था। इस मामले की जांच की गई है, लेकिन मौजूदा समय में इसे दे पाना संभव नहीं है। यानी कि दोस्तों अभी भी 60 साल से ऊपर अगर आप भी वरिष्ठ नागरिक हैं दोस्तों और आप ट्रेन में जाना चाहते हैं, तो फिलहाल सरकार ने इसके छूट को लेकर अब कोई आदेश नहीं दिए हैं दोस्तों। और ये 20 मार्च 2020 से ही बंद कर दिया गया है। और आगे आने वाले समय में यानी कोरोना से ठीक जो पूरा विश्व हो जाएगा दोस्तों, तब जाकर के शायद कोई ना कोई सवाल और इस पर जवाब सरकार देगी। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर रात 10 बजे के बाद टीटी नहीं चेक कर सकता आपका ट्रेन का टिकट। क्या आपको इसका अनुभव है दोस्तों? भारत में आवागमन के लिए रेलवे एक बहुत बड़ा जरिया, और ऐसे में भारतीय रेल हमेशा ये चाहता है कि उनके यात्रियों का सफर आरामदायक हो, लेकिन टिकट चेकिंग शोर सीट के लिए यात्रियों की आवाजाही से लोगों को कुछ दिक्कतें भी होती हैं। और इसी बात की जानकारी है कि सोते समय आपका टिकट चेक नहीं किया जा सकता। और जी हाँ, रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्री के सोने के समय टिकट एग्जामिनर यानी टीटी टिकट चेक नहीं कर सकता। और आज की इस रिपोर्ट में हम इन्हीं नियमों के बारे में आपको बता रहे हैं दोस्तों कि रेलवे के नियम के मुताबिक रात 10 बजे के बाद टीटी यात्री को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और नियमों के मुताबिक टीटी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही ट्रेन टिकट का वेरिफिकेशन कर सकता है। और टीटी किसी भी यात्री को रात में सोने के बाद डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन रात 10 बजे के बाद सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड का ये नियम लागू नहीं होता है। अगर कोई यात्री रात 10 बजे के बाद ट्रेन में सफर शुरू करता है दोस्तों, यानी 10 बजे रात के बाद की ट्रेन में बैठता है, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन जो पूरे दिन का सफर कर रहे हैं और रात में सो रहे हैं दोस्तों, उन पर ये नियम लागू होता है। हमने सारी चीजें आपको बता दी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। किन किन भाइयों को ये बात पहले से पता नहीं थी वो बताइएगा जरूर। और ये थी दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबरें। इसी प्रकार के खबरों को पाने के लिए, समझने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। और आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारी खबरें अच्छी लगी होंगी। तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली बड़ी खबर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो अपडेट रहना मत भूलिएगा। धन्यवाद।